एक दोस्त हैं, उनका कहना ये है कि आप जदयू से हैं और जदयू बीजेपी के अभी संबंधी है, ऐसे में वो आपको वोट क्यों करे? वोट पब्लिक वोट किसी को एमएलए एमपी चुनता है, मस्जिद का इमाम नहीं, पंडित किसी मंदिर का पुजारी नहीं। बीजेपी के साथ रहते हुए असेंबली से कानून पास किया कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा और एनपीआर 2011 के तर्ज पर होगा, जो मनमोहन सिंह के टाइम। तो आपके लिए वो अच्छा है या जो सिर्फ पार्लियामेंट में बिल फाड़ते हैं और जो है सिर्फ लंबा लंबा छोड़ते हैं, उससे कुछ नहीं होगा? क्या ट्रिपल तलाक बिल रुक गया? तो काम आपका काम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज राही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों, अपना गांव में अभी कुछ दिनों से चुनावी हलचल को लेकर के तीखे सवालात जनप्रतिनिधियों और प्रत्याशियों से किया जा रहा है। आज हमारे ख़ास मेहमान जो हैं कोचाधामन के चहेते विधायक मास्टर मुजाहिद साहब हैं, जिनसे फेसबुक के ज़रिए कुछ लोगों ने, कुछ युवाओं ने उनसे सवाल पूछे हैं। उन सवालों को लेकर के हम उनके पास आए हैं और मुझे विश्वास है कि इसका सभी के सवालों का बेहतर जवाब भी देंगे हमारे विधायक जी। पहला सवाल जो है तौसीफ हिदायत साहब की तरफ से है कि अगर जनता आपको दोबारा मौका देती है, कोचाधामन की जनता अगर दोबारा मौका आपको 2020 में देती है, तो आपका पहला काम जनता के लिए क्या होगा? शुक्रिया रियाज राही साहब और अपना गांव के सभी सब्सक्राइबर, उससे जुड़े हुए सारे लोगों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। और आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना गांव चैनल से जुड़ने के लिए। कोचाधामन विधानसभा में विधायक बने हुए मुझे 6 साल हुआ। 6 साल में मैंने बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बहुत कुछ काम किया। आगे भी कुछ किया जाना है। आगे फिर जनता अगर मौका देती है तो हम लोग जो सबसे बड़ा इशू सीमांचल और बिहार का इस लॉकडाउन में देखा गया, वो रोजगार का, कि रोजगार के लिए लोग दूसरे प्रदेशों में भटक रहे हैं। तो आने वाले दिनों में, जैसा बिहार सरकार ने भी निश्चय किया है कि हम लोग हमारे एजेंडे में रोजगार उपलब्ध कराना, ताकि हमारे बिहारी लोगों को कहीं बाहर में रोजगार के लिए ठोकर नहीं खाना पड़े। तो उसके लिए हम लोग सरकार से प्रयास करेंगे कि हमारे सीमांचल किशनगंज में जो उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को, मल्टीनेशनल कंपनीज़ को, जिन जिन चीज़ की यहाँ पर ये हो सकती है, ज़रूरत हो सकती है, जैसे हमारे एरिया में कृषि प्रधान उद्योग लगाने की संभावना है। उसकी वजह यह है कि हमारा एरिया कृषि प्रधान एरिया, यहाँ मकई, धान, गेहूँ, अनानास, चाय पत्ती, केला वगैरह की खेती बड़े तादाद में की जाती है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि लोगों को रोज़गार कैसे उपलब्ध हो। बिजली, सड़क, हर गांव तक सड़क पहुंच गया है, हर घर तक बिजली पहुंच गया। तो अब एजेंडा होगा कि भाई जब हमारा इकोनॉमी कृषि पर डिपेंडेंट है, किशनगंज ज़िले की जो आबादी है वो 90% से ज़्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो कृषि को बढ़ावा देने पर ही यहाँ के इकोनॉमी को बूम करेगा। तो अभी एग्रीकल्चर फीडर के तहत हर खेत तक बिजली पहुँचाना। अभी था कि जिन लोगों ने अप्लाई किया, हर बूथ को प्रखंड मुख्यालय में कैंप लगता था,
उसके तहत उसके खेतों तक एग्रीकल्चर फीडर के तहत बिजली पहुंचाई गई। अब आने वाले दिनों में अगर जनता मौका देगी तो हर खेत तक, जिस तरह हर घर तक बिजली पहुंचाया गया, हर खेत तक बिजली पहुंचाना और अधिक से अधिक लोगों को, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। सरकारी नौकरियां लिमिटेड है, चाहे किसी देश में हो, प्रदेश में हो, पूरे दुनिया में यही स्थिति है। ज़्यादा रोजगार प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वही देती हैं। हमारे जितने भी भाई बाहर में रहते हैं वो सब प्राइवेट इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। तो सरकार की औद्योगिक नीति है, जो उद्योग प्रोत्साहन नीति 2016, उसमें सरकार ने अभी हाल के दिनों में जो बिहार की एक बड़ी आबादी जो लॉकडाउन में विभिन्न राज्यों में फंसी हुई थी, उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाहर में उनके साथ बहुत भेदभावपूर्ण रवैया प्रशासन द्वारा, वहाँ के प्रशासन द्वारा किया गया। इसको देखते हुए सरकार ने 2016 के औद्योगिक नीति प्रोत्साहन नीति में बदलाव किया है, जिसके तहत और जो है मल्टीनेशनल कंपनीज और देश की बड़ी बड़ी औद्योगिक घरानों को छूट देगी सरकार। कम दर में बिजली, उसको सुरक्षा, सड़क और सब्सिडी, कम दाम में ज़मीन उपलब्ध कर, ताकि वो अपना उद्योग धंधा बिहार में, सीमांचल में स्थापित करें। जब रोज़गार की बात आई सर, तो बताना चाहूँगा कि हज़ारों मज़दूर, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों मज़दूर इस लॉकडाउन के तहत घरों में फंसे हुए हैं और बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे में जैसे कि बंगाल में ममता बनर्जी अपने मज़दूरों को पूरे साल भर की राशन फ्री कर रही है, तो आपकी सरकार अभी इस बारे में क्या सोचें और क्या करने जा रही है? जहाँ तक राशन फ्री का बात है, राशन फ्री, जो मजदूर वहाँ बाहर से आए, क्वारंटाइन में रहे, उनको अगर राशन कार्ड नहीं है तो उनको भी 2 महीने तक 5-5 किलो चावल, 1 किलो दाल फ्री देने का सरकार का स्कीम था, उसके तहत दिया जा रहा है। पहले महीने क्वारंटाइन सेंटर में दिया गया। हमारे यहाँ फ्री चावल या अनाज देने के अतिरिक्त जो मुख्य मुद्दा है, उनको रोजगार उपलब्ध कराना। सरकार उसी इशू को अपने एजेंडा में टॉप पर लिया, सबसे पहले स्थान पर लिया, उस पर जो काम कर रही है। और जो है फ्री अनाज देने के बदले उनको अगर रोजगार उपलब्ध हो जाए तो वो एक बहुत बड़ा समस्या होगा। उसके अतिरिक्त आप देखे होंगे कि अभी लॉकडाउन में जब फ्री अनाज दिया जा रहा था राशन कार्ड धारियों को, तो हमने सबसे पहले 31 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि हमारे यहाँ, हमारे एरिया में, बिहार में बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जिनको आज तक राशन कार्ड नहीं मिला। तो इस बात को लेकर फिर दूसरे दिन मुझसे फ़ोन से बात किए कि क्यों नहीं मिला। मैंने कहा भाई, जितने लोगों ने आरटीपीएस में आवेदन दिया था, जांच के क्रम में अधिकांश लोगों को छांट दिया गया है। तो फिर से माननीय मुख्यमंत्री ने उन राशन कार्ड के लिए जो आरटीपीएस में आवेदन आया था, उनकी जांच कराई गई और उस जांच के क्रम में किशनगंज जिले में 61,000 लोगों को नया राशन कार्ड इशू किया गया और कोचाधामन विधानसभा में 17,000 और कुल जो है 30 लाख से ऊपर पूरे बिहार में नए राशन कार्ड अभी बनाए गए। इसके अतिरिक्त भी फिर कोई छूट रहा है तो सरकार, नीतीश कुमार उसके लिए भी चाह रही है कि वो फिर से एफिडेविट करके आरटीपीएस के माध्यम से आवेदन दें और सचमुच में अगर कोई गरीब छूट जाता है तो उनको भी राशन उपलब्ध कराया। इसीलिए सरकार मजदूरों के प्रति, गरीबों के प्रति चिंतित है। यही नतीजा है कि अभी इस जिले में सिर्फ 61,000 नए राशन कार्ड बनाए गए और आगे भी अगर कोई छूट गया है तो उसको भी जो है राशन कार्ड उपलब्ध कराए, ताकि सरकार का जो सब्सिडाइज दर पर गेहूं, चावल और दूसरे सामान मिलने का कार्यक्रम है, उनका लाभ हमारे गरीब मजदूर जो उठा सकें। तो एहरा रजा साहब आपका और एक आजब बदर साहब आपका, दोनों का जवाब एक ही सवाल में था और दोनों का जवाब एक साथ में मिल गया। तो तीसरा सवाल है एमडी असलम राही साहब का कि कोचाधामन में शिक्षा
के मामले में कितने प्रतिशत आपके कार्यकाल में बढ़ा है? क्योंकि पहले क्या था उसको नहीं देखना है, आपके कार्यकाल में शिक्षा का प्रतिशत कितना बेहतर हुआ? जब मैं 6 साल पहले पहली बार एमएलए बना तो उस वक्त कोचाधामन विधानसभा में 17 हाई स्कूल थे। आज के डेट में 33 हाई स्कूल, हर पंचायत में हाई स्कूल बन गए। इन 6 सालों में कोचाधामन विधानसभा में इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर तैयार होने जा रहा है। कोचाधामन विधानसभा में महिला आईटीआई बनकर तैयार है। कोचाधामन विधानसभा में एएमयू सेंटर है जिसको अभी 5 करोड़ रुपये बिहार सरकार ने 100 बेड का हॉस्टल निर्माण के लिए दिया गया है। इसके अलावा अभी कोचाधामन विधानसभा में जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय मुजाबारी डेरामारी में, जिसमें 50 लड़के 50 लड़कियाँ कुल 100 बच्चों का हर साल इस जिले के जो मेधावी छात्र हैं उसको एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा चुना जाएगा। उसका 9वीं से लेके 12वीं तक रहना, खाना, दवाई, कपड़ा, कोचिंग वगैरह सब फ्री में किया जाएगा और उसमें 55 नए स्टाफ की बहाली होगी। तो डेरामारी मुजाबारी में अंजुमन इस्लामिया वक्फ की 5 एकड़ की ज़मीन दी गई है और बहुत जल्द ये टीपीआर सबमिट हुआ, स्वीकृत होकर टेंडर होगा और काम भी शुरू होगा। तो ये एक बहुत बड़े शिक्षा के क्षेत्र में अचीवमेंट है। जिस तरह से नवोदय विद्यालय केंद्र सरकार द्वारा हर जिले में जहाँ पर मेधावी गरीब छात्रों को वहाँ एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा उनका एडमिशन होता है और मुफ्त में 12th तक शिक्षा दी जाती है, उसी के तर्ज पर यह अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय है। ये किशनगंज जिला अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है और ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है, नवोदय सभी के लिए है। लेकिन ये जो बिहार सरकार जो है ये अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय है, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा किशनगंज जिले के लिए, कोचाधामन के लिए। इसके अतिरिक्त हमने सभी हाई स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम किया है और मेरे यहाँ अभी जो 5 पुराने हाई स्कूल थे जहाँ ज़मीन उपलब्ध थी उसमें एक में स्वंथा हाई स्कूल में 1 करोड़ 30 लाख की लागत से पूर्व में ही 50 बेडेड हॉस्टल बनकर उसको है विद्यालय को हैंडओवर कर दिया। अभी 4 नए हॉस्टल 1 करोड़ 80 लाख के हिसाब से एक गर्ल्स हाई स्कूल स्वंथा में आखिरी स्टेज में बनकर तैयार है। आपको उसी तरह बिशनपुर हाई स्कूल में, उसी तरह सिंघारी पोखरिया हाई स्कूल है, उसी तरह कारकुन लाल हाई स्कूल में भी बंद कर हैंडओवर कर दिया गया है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में कि हमारे बच्चे जो है हॉस्टल में रहकर अपना बढ़िया से पढ़ाई कर सकें ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। सर, अबू कैश नाम का एक दोस्त है, वो बहादुर प्रखंड से बिलोंग करते हैं। उनका सवाल है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में आपने या आपकी टीम ने कितने छात्रों को बताया और उससे कितने लोगों को भी बेनिफिट है? मैं सैकड़ों लोगों को कैंप लगाकर अपने प्रखंड में कई जगह स्कूलों में कैंपों में गया, लोगों को प्रोत्साहित किया और बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, उनको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो डीआरसीसी के कोऑर्डिनेटर हैं अमरजीत जी, उनसे बात कर हम लोग उसको ये कर रहे हैं। और किशनगंज जिला स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के मामले में इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है। बिहार के 38 जिलों की तुलना में यहाँ का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा। जो भी आते हैं, कल ही 3 दिन पहले ही एक मरवाड़ी कॉलेज बीए का छात्र आया था, फिर अमरजीत से बात हुई तो बोला कि इनको भेजा गया, लॉकडाउन के कारण सारा प्रोसेस बंद था, अब जांच होके वहाँ से रिपोर्ट आएगा, इनको पेमेंट इनके इंस्टीट्यूट तक चला जाएगा, उनके खाते में चला जाएगा। मैं एक दोस्त हैं दानिश अहमद नाम के, वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं और उनका एक सवाल है कि कदम गाछी वाला रोड अभी मिट्टी डाल के छोड़ दिया गया है। थोड़ी सी बारिश होती है तो कीचड़ हो जाते हैं, लोगों के आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। तो उस रोड को वो रोड कब बनेगी और कब तक लोगों का परेशानी हल होगा? वो रोड दानिश साहब खुद देख रहे होंगे। रोड बनने के लिए
बीच में 3 महीने लॉकडाउन के कारण काम बंद था। फिर जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ काम की शुरुआत हुई और जो है उस रोड का जो फर्स्ट स्टेज है जीएसबी बेड मिसाली, आप देखे होंगे कदमगाछी जाने से पहले शीतल नगर से आगे पूरा एनएच पर जो डंप किया हुआ है, बारिश के कारण, बारिश से पहले जहाँ तक हो सका काशीबाड़ी गांव में जो कदमगाछी जाने में है वहाँ जीएसबी का काम हो गया। मौसम जैसा आज ठीक है, इसी तरह से 2-4 दिन मौसम ठीक रहा तो पूरे रोड में जीएसबी वगैरह का काम हो जाएगा। कलवट का भी काम चल रहा है, कुछ अतिक्रमण वगैरह का भी समस्या है। सीओ साहब या अंचल के लोग आए थे और मैं भी गांव में कई बार जाकर के लोगों से क्या भाई जो भी अतिक्रमण है आप समय से बिना प्रशासन के हस्तक्षेप से उनको खाली कर दें। ये कदमगाछी रोड जो है एक बहुत बड़ी समस्या थी, मेरे लिए चुनौती थी। मैं जानता हूँ जब मैं एमएलए नहीं था कदमगाछी काशीबाड़ी के लोग किशनगंज समरनालय में पूरे बहुत बड़ी तादाद में धरना में बैठे थे उस रोड के लिए। मैं भी उस धरने में शामिल था, लेकिन जब मैं एमएलए बना तो मैंने देखा कि भाई कदमगाछी गांव जो एक कोर नेटवर्क होता है हर गांव टोले का, उसी के तहत सड़कें बनती है। जो 500 से ऊपर के गांव टोले बसावट हैं उसको प्रधानमंत्री सड़क से जोड़ा जाता है। 500 से 250 से के बीच में जो आबादी वाले गांव हैं उनको मुख्यमंत्री सड़क से जोड़ा जाता है। ठीक उसी प्रकार 250 से कम के बसावट गांव टोले को GTSNY सड़कों से जोड़ा गया। तो इनकी आबादी जो बिहार राज्य के कोर नेटवर्क की किताब में 1457 दिखाया गया था, इस मतलब 500 से अधिक ये प्रधानमंत्री कोर नेटवर्क में आता है। लेकिन ओमास जो ऑनलाइन एंट्री सिस्टम है जो केंद्र सरकार की जो एजेंसी है तो उसमें इनकी आबादी जो है 457 दिखाया है। वो प्रिंट मिस्टेक के वजह से, टाइपिंग मिस्टेक के कारण, तो जिस कारण ये कई बार इसका DPR PMJSY के तहत NRDA को दिल्ली भेजा गया, लेकिन ये अस्वीकृत हो गया क्योंकि ओमास में इसकी आबादी 457। फिर इस तरह और 3 रोड थे, कठामठा पंचायत में नटवापाड़ा, एक मचकुरी पंचायत में मचकुरी बाबुल रशीद टोला, एक कैरी बीरपुर पंचायत में कन्हैयाबाड़ी। तो इस संबंध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात कर इन चारों सड़कों को PMJSY कोर नेटवर्क से हटाते हुए राज्य कोर नेटवर्क में शामिल करते हुए अभी नाबार्ड योजना से 8 करोड़ की लागत से चारों सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। मौसम के कारण निर्माण कार्य में थोड़ी दिक्कत आ रही है, जैसे ही मौसम सही होगा पूरा GSB का काम वो पूरा कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो कादा कीचड़ की समस्या है उससे मुक्ति मिल जाएगी। सर कृष्णा भारत नाम का एक दोस्त है, फेसबुक के ही हैं, उनका वो ठाकुरगंज से हैं और उनका सवाल है कि 2019 में तालीमी मरकज और टोला सेवक बहाली को लेकर मुस्लिम और महादलितों के युवाओं के साथ धोखा क्यों हुआ? सरकार झूठा सपना क्यों दिखा रहा है? जब बहाली पूरी नहीं करना पा रही तो इस तरह के वादे क्यों कर रहे हैं? जहाँ तक टोला सेवक तालीमी मरकज बहाली का सवाल है, उसकी बहाली किन कंडीशन में किन नियमों के आधार पर हुई थी और सेवा तो उसमें जो है आप देखे होंगे कि उसको पहले मानदेय बहुत कम था, बढ़ाया गया। जो जितने भी तालीमी मरकज और टोला सेवक के बहाली का जो था सब रिक्ति आया और सबकी बहाली हो गई, और जो रिक्ति रह गई है उसको फिर से अभी हमारे कोचा दामन में ही रिक्ति निकाली गई थी, वहाँ अप्लाई भी हुआ, लेकिन हाई कोर्ट में रोक लग जाने के कारण, जैसे कमलपुर पंचायत में सेंटर में बहाली थी, उसी तरह हिम्मतनगर पंचायत में, भगाल में, तो जो खाली थे टोला सेवक तालीमी मरकज, तो इन सब पर हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के कारण ये रोक लगी है। जहाँ कोर्ट का इंटरवेंशन होता है वहाँ सरकार कुछ नहीं कर सकती। हमारे एक दोस्त हैं AK आज़ाद बदर और शाहनवाज हैदर साहब, दोनों का एक ही सवाल है कि ये पहली बात तो हमारे यहाँ पे इस बार लोग मक्का का खेती बहुत ही पुरजोर तरीके से बहुत ज़्यादा किए हैं, लेकिन बहुत सारे मक्का में क्षतिग्रस्त भी हुए हैं, दाना नहीं आया है, और जिसका मक्का का खेती बराबर हुआ है उसको सही दाम नहीं मिल पा रहा है। तो इस पर आप या आपकी सरकार क्या कर रहे हैं?
जहाँ तक मक्का किसानों की समस्या है उसको लेकर लगातार हम लोग चिंतित हैं। पहली बार जब ओलावृष्टि उसके कारण जो क्षति हुई मार्च में, हमने सबसे पहले 21 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया। उसके उपरांत जो कृषि विभाग को किसानों से ऑनलाइन आवेदन लेने का काम किया और उसके बाद जो है उसकी जांच की गई। जांच में ये जो है निर्धारित किया गया कि जो सिंचित क्षेत्र है, जो इरिगेटेड है, जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, उसके लिए 1 हेक्टेयर में 13,500 रुपये, अगर वो किसान का मक्का 33.5% से अधिक क्षति हुआ है तो उसको मुआवजा फिक्स किया है। उसके तहत बहुत सारे लोगों को मिला भी और कुछ जगह जो है कुछ गड़बड़ियों की भी शिकायत मिली है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। दूसरी बात, जब मक्का का फसल तैयार हो गया, असमय वर्षा के कारण बहुत ज़्यादा मक्का, किसानों का जो मक्का उनके खलिहानों में पानी लग जाने के कारण उसमें जो है कली फूट गया, उसको हम लोग टेका बोलते हैं, जिसके कारण उनको जो है बहुत मक्का नुकसान हुआ। प्लस दाम को लेकर के भी कि जो सरकारी रेट फिक्स्ड है उससे बहुत कम दाम पर 1,000 रुपये में इस बार मक्का बिक रहा। पिछले बार मक्का का दाम इसी सीजन में ज़्यादा था, लेकिन मक्का का फसल आप जानते हैं कि वो जब तक पूरी तरह सूखता नहीं है उसका कोई मूल्य नहीं है, जिस कारण जो है बहुत कम दामों पर 1,000-1,100 रुपये में मक्का बेचने को लोग बेबस हैं। अभी 10 दिन पहले ही इस मामले को लेकर नौशाद साहब, मैं माननीय मुख्यमंत्री से, कृषि मंत्री से, सहकारिता मंत्री से मिलकर मांग किए थे कि जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे और जो किसानों का मक्का पैक्स के माध्यम से खरीदा जाए। तो बाद में हम लोगों को बताया गया कि पैक्स के माध्यम से उन्हीं फूड ग्रेन्स की खरीद की जाती है, जैसे धान जिससे चावल बनता है, फिर गेहूँ, फिर इस पैक्स के से तैयार चावल और गेहूं को एसएफसी स्टेट फूड कॉरपोरेशन खरीदती है और वहां से फिर वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डीलर के यहाँ पहुंच जाता है। डीलर से फिर जितना राशन कार्डधारियों के बीच बढ़ जाता है। लेकिन बिहार में ऐसा कोई मक्का का, यहाँ के लोग उसका कोई फूड प्रोडक्ट्स या यूज़ नहीं करते हैं, पीडीएस के द्वारा उसका वितरण नहीं है, जिस कारण पैक्स के माध्यम से मक्का की खरीद नहीं हो पा रही है। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में दिया गया है कि वो लोग पदाधिकारी लोग केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी जो एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है कि वो मक्के की खरीद जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उस पर करे। सर, एमडी साफाद नाम का एक दोस्त है जो कि लौचा से बिलोंग करते हैं, बहादुरगंज विधानसभा से। उनका सवाल है कि 2020 में मुद्दा क्या होगा इलेक्शन लड़ने का, पुल पुलिया रोड या अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, इसमें होगा या फिर पुल पुलिया में होगा? हमारा मुद्दा हमेशा विकास का। आप जानते होंगे 2015 में भी मैं चुनाव लड़ा था तो मेरा मामला था कि कोचाधामन को आदर्श विधानसभा बनाऊंगा। आदर्श क्या होता है, मॉडल असेंबली क्या होता है कि हमारा विधानसभा और दूसरे विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल पुलिया, बिजली में बेहतर होगा। और हमने इन 6 सालों में पूरे 100% कोशिश की कि और दूसरे विधानसभा से बेहतर हो। जैसे बिजली के क्षेत्र में बताता हूँ, कोचाधामन विधानसभा में 30 पंचायत है और यहाँ पर एक सेंट्रल ग्रिड है, एक स्टेट ग्रिड है और 6 पावर सब स्टेशन है। जो पहले सिर्फ एक सराय था, आज 8 हो गया। 6 पावर सब स्टेशन, एक सेंट्रल ग्रिड, एक स्टेट ग्रिड, ये सब इन 6 सालों में डेवलप हुआ है। आपका सराय था, आज बिशनपुर है, मोदो है, डेरामारी बनने जा रहा है, मरवा टोली बनकर जो है काम कर रहा है, बेलवा हटाकपाड़ा बनकर काम कर रहा है। तो यही मॉडल स्टेट होता है। हमारा मुद्दा हमेशा विकास का मुद्दा है। बाकी और लोग धार्मिक भावनाएं बहकाकर जो है लोगों के जो इस कम्युनिटी के साथ, इस कौम के साथ हमेशा हुआ है आज़ादी से अब तक। यही वजह है कि आज हमारा कौम आज़ादी के इस 73 साल में भी
सबसे पिछड़ा होने की वजह यही है कि हम लोग कोई भी फैसला दिमाग से नहीं दिल से लेते हैं। हम जज्बाती नारों में जो है हम उलझ कर रह जाते हैं। हमारा कोई विकास का एजेंडा नहीं है कि हमारे लोग कैसे शिक्षित होंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे उसका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बढ़ेगा, कैसे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। बाकी जहाँ तक धार्मिक मुद्दे हैं, सेंसिटिव मुद्दे हैं, वो धर्म के जो लोग हैं, धार्मिक हमारे जो रिलीजियस लीडर हैं, उन पर छोड़ देना चाहिए। और इस देश की के लिए ये दुर्भाग्य है कि कोई भी पार्टी जो है धार्मिक मुद्दों को लेकर लोगों का ब्लैकमेल कर सत्ता हासिल करने का काम करती है। और जब तक जनता जागरूक होकर ऐसे लोगों को दरकिनार नहीं करेगी, हमारा क्षेत्र, हमारा राज्य सही विकास नहीं कर सकता। सर, मुबस्सिर राही साहब हैं जो कि कोचाम विधानसभा से हैं। उनका सवाल है कि लाखों लोग अभी घर में लॉकडाउन की वजह से घर में फंसे हुए हैं, उस पर प्रवासी मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है, शैक्षणिक संस्थाएं बंद है, उस सब बंद होने के कारण लोगों के पास पैसा नहीं है। इस बीच हफ्ता वाले जितने माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, सभी लोग आकर के औरतों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि रिजर्व बैंक द्वारा जो टाइम दिया गया था, वो टाइम का अवधि 30 जून तक था, अब वो ख़त्म हो चुकी है। क्या इसके लिए आप डीएम एलडीएम साहब से बात करेंगे? निश्चित रूप से मैं सबों से बात करूंगा। जहां लॉकडाउन का सवाल है और जो स्थिति है आज देश की, किशनगंज जिले की, बिहार की और पूरे दुनिया की सबके सामने है। ये जो कोरोना कोविड-19 वायरस है, ये किसी के बस की बात नहीं है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क जो है अमेरिका, उसको भी घुटने झुका दिया, उस घुटनों के बल जो है उसको झुका दिया। कितनी तबाही हुई, इकोनॉमी कितना उसका तबाह हुआ, कितनी कैजुअलिटीज हुई। तो ये किसी के बस की बात नहीं। शैक्षणिक संस्थाएं निश्चित रूप से बंद हैं, जिसके कारण इस लॉकडाउन कोविड-19 का सबसे बुरा असर जो है हमारे जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन पर पड़ा है। बहुत सब निश्चित रूप से पड़ा है। तो जैसे ही हम लोग लगातार प्रशासन से, सरकार से मांग कर, जैसे ही हालात सुधरे, लेकिन सबसे पहला काम जो है हमारे जो इंस्टीट्यूशन है एजुकेशनल, उनको जो है खोला जाए। एग्ज़ाम्स जो लंबित हैं, चाहे नीट हो, इंजीनियरिंग हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो। अभी बिहार में 1000 उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली होनी है, अवर सेवा चंद्र, सब एग्ज़ाम भी लंबित हैं। तो ये हो, और साथ ही जो हमारे प्रवासी लोग जो रोज़गार की तलाश में दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे लॉकडाउन में, अब वो घर आ गए हैं, उनको रोज़गार उपलब्ध कराया जाए। ये टॉप एजेंडा में है अभी। फर्स्ट इसके तहत सभी प्रवासियों को जो इच्छुक हैं उनको मनरेगा के तहत जॉब कार्ड उपलब्ध कराया गया है। उसके साथ ही सरकार सर्वे कर रही है कि हमारे यहाँ के जो लोग बाहर में किन किन फील्ड में, किन किन क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो उस तरह का रहे, चाहे कपड़ा हो, स्टील हो और दूसरे उद्योग हों, तो सरकार उसके लिए बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 में बदलाव भी कर चुकी है बिहार सरकार। और आने वाले दिनों में रोजगार उपलब्ध कराना ये सबसे टॉप प्रायोरिटी पर है। तो एजेंडा नंबर 1 है कि हमारे बिहार के लोग बिहार में ही रहकर अपना रोजगार का साधन उपलब्ध करें। पूरे देश के थाली में बिहार का एक व्यंजन हो, एक फूड प्रोडक्ट्स हो, और हर खेत में बिजली पहुंचाए। तो यही 3 मेन फोकस है अभी बिहार सरकार का और हम लोगों का भी। सर, रमेश मेजर साहब बोल रहे हैं कि अभी हम लोग घर में बैठे हुए हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से पैसा का डिमांड किया जाता है, जो उसका फ़ी है उसका डिमांड किया जाता है, क्योंकि उन लोगों को फिर जो टीचर्स हैं उन लोग को भी देना है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसी बात है तो हम लोग इस मामले में सरकार से बात करेंगे। निश्चित रूप से जब कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं तो स्टूडेंट पर फीस का दबाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई फीस का डिमांड कर रहा है तो नया उचित नहीं है। और ऐसा अगर कोई भी मामला मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं इसको सरकार तक और उच्च पदाधिकारियों तक ले जाऊंगा। सर, जिस तरह से आप विकास किए हैं तो विकास बहुत बेहतर है, लेकिन इसमें भी कुछ सवालात हैं, कुछ इल्ज़ामात हैं। तो मैं वो बोलना चाहूँगा कि
हमारे एक दोस्त हैं, उनका कहना ये है कि एक रोड को 2 बार, 1 साल में 2 बार बनाया जाता है, क्या इसी को विकास कहते हैं? अब ये कहाँ पर 1 साल में जो रोड 2 बार बन रहा है, तो ये तो समझ से परे की बात है। उनकी जानकारी में और जितने भी लोग जुड़े सबको बता दें, कोई भी पक्का सड़क का निर्माण होता है 5 साल तक उसमें दूसरा निर्माण नहीं होना है, मरम्मती हो सकती है। उसी तरह कोई कच्ची सड़क अगर मनरेगा के तहत बनता है तो अगले 3 साल तक उसमें कोई नया मट्टी नहीं डाला जा सकता है। ये सरकार का नियम है। कहीं भी 1 साल में 2 बार कहीं पर सड़क बन ही नहीं सकता। और एक चीज़ और है, एक जितनी भी पथ निर्माण की सड़कें हैं किशनगंज जिले और बिहार के हर जिले में, जितने भी पथ निर्माण आरसीटी की सड़कें हैं, जैसे बहादुरगंज टू किशनगंज, उसी तरह जो है डेरामारी मोड़ से पौवा खाली, अभी जो है मस्तान चौक से बरबट्टा, उसी तरह DB50 भी आ गया, पहले SS99 भी था। तो ये सभी सड़कों की मरम्मती OPRMC एक सरकार की पथ निर्माण विभाग की पॉलिसी है। उसके तहत 5 साल के लिए कोई भी एक कंपनी को ठेका देती है और जिसके तहत उस रोड में 5 साल में कहीं भी एक गड्ढा होता है उसको भरना है। 5 साल में एक गड्ढा भी अगर नहीं होगा तो नहीं भरना है। अगर 1000 बार गड्ढा होगा तो 1000 बार 5 साल तक भरना होगा। किशनगंज जिले की जो पथ निर्माण की सड़कें हैं उसके अगले 5 साल का OPRMC का कॉन्ट्रैक्ट आपको MK गुप्ता सिल्लीगुड़ी को का है, जिसका प्लांट आपके डेरामारी में है। वहाँ पर रोड एम्बुलेंस, जिस तरह से बीमारियों के लिए एम्बुलेंस होता है, रोड के इलाज के लिए भी एम्बुलेंस गाड़ी है, उसमें हर छोटा मशीनरी है। जो छोटा मोटा रोड में खरोच वगैरह टूट फूट होता है उसका उसी से उपचार कर दिया जाता है, उसी से मेंटेन किया जाता है। आप देखे होंगे कि एज फॉर एग्जाम्पल नटवापाड़ा से बहादुरगंज आप देखे होंगे कि हर हफ्ता 10 दिन में उसमें गड्ढों को भरा जा रहा है। तो वो OPRM के तहत MK गुप्ता कर रहा है, उसका कोई एस्टीमेट नहीं होता 5 साल का कि इतना किलोमीटर PWD पथ निर्माण का सड़क है, उसके तहत उसको 1000 बार भी उसमें अगर गड्ढा होगा तो उसको करना होगा। अगर ज़्यादा गड्ढा होगा तो उसको कम प्रॉफिट होगा, नुकसान होगा, कम होगा, ये उसके किस्मत पर है। और हमारे यहाँ रोड के खराब होने के में एक है वाटर लॉगिंग। आप देखे होंगे कि जो है गांव में, आप जैसे एग्जाम्पल बरबट्टा मार्केट है, पहले वहाँ से होकर पानी निकल जाता था साइड से, अभी सब लोगों ने अपने दोनों तरफ रोड के ऊंचा कर दिया है। एक बूंद पानी निकलना और सबका पानी आके रोड में आके जमा रहता है। तो दुनिया का ये कौन सा टेक्निक है कि अलकतरा का रोड होगा 24 घंटे में पानी में डूबा हुआ रहेगा तो खराब नहीं होगा। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं कि हम गांव में देखते हैं कि पूरा गांव का पानी आके रोड में आल बंधा हुआ, कितने जगह हम लोगों को जाना पड़ता, प्रशासन के लोग जा रहे हैं। अभी जैसे पुनास में उस दिन मैं गया था, वहाँ के समिति भी मेरे साथ थे। एक तरफ कोई बथान ऊंचा करके दिया, दूसरी तरफ आल बांध के, नमाज पढ़ने जाना पक्की सड़क में इतना पानी है। तो इसमें जनता को भी जागरूक होना होगा, पानी को निकलने देना होगा। हमारे यहाँ किशनगंज जिला बिहार का चेरापूंजी कहलाता है। बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं जिस कारण जो है यहाँ अलकतरा की रोडों में ज़्यादा खराबी आती है, तो उसको ठीक भी कहता। एज फॉर एग्जाम्पल कटामाटा पंचायत में एक रोड बना मोहसिन गांव में, रोड GTSNY से बना। जब मुझे शिकायत मिली मैं उसको जांच में गया, मैं लिख के पत्राचार किया और दोबारा आज जाके पता कर लिए जाके, आज जो है उसको फिर से प्री मिक्सिंग करना पड़ा है। तो कहीं भी शिकायत मिलती है हम लोग उसको देखते हैं। सर एक और इल्ज़ाम है कि इनको पूछने वाले मुंतज़र गुगली साहब है, शरीफ जहीन है और M रब्बानी किंग है। इन लोग का कहना है कि अशरफ नवाज, ये 4 आदमी इस सवाल को किए हैं कि जितने भी सरकारी ऑफिस है, हॉस्पिटल है, हर जगह लगभग धांधली होती है, करप्शन और जगह से ज़्यादा कुचलन में है। इसका जिम्मेवार कौन और ऐसा क्यों हो रहा है, ये कब रोका जाएगा? ठीक है, मैं मानता हूं कि करप्शन निश्चित रूप से है और जहां तक मेरे संज्ञान में आता है मैं कार्रवाई करता हूं। और मैं आपको बता दूं, जब मैं MLA बना
पीएससी कोचाधामन की बात कर रहा हूं, और आदिल नाम का लड़का मोहसिन गांव कठामठा पंचायत मुझे फोन किया कि वहां के जो लैब इंचार्ज ने जो टीबी का पेशेंट था उससे 2000 रुपये लिए, उसको फ्री में दवाई देना, दवाई के एवज में। मैं तुरंत डीएम साहब को फोन किया, शफीक साहब एसडीओ, सिविल सर्जन, हम लोग गए और उस बात की पुष्टि हुई और रेड हैंड उस पर एफआईआर पकड़ा गया, एफआईआर हुआ, जेल गया, नौकरी से बर्खास्त हुआ। कोचाधामन का एमओ उपेंद्र मंडल डीलरों से अवैध उगाही करता था। अनिमेश कुमार डीएम साहब को मैं शिकायत किया और जाके रेड हैंड पकड़ा, वो जेल गया, नौकरी से बर्खास्त हुआ। पिछले दिनों, अभी 1 साल भी नहीं हुआ रहा, एक कोचाधामन के ट्रक ड्राइवर मरगूब आलम से एक एएसआई लव कुमार सिंह ने 10,000 रुपये लेकर उसका कागज छीन लिया। मुझे सूचना मिली, मैं उसको, मरगूब आलम को और पैसे की मांग कर रहा था, यहाँ बुलाया, एसपी साहब को फोन से बात किया, एसपी साहब इंस्पेक्टर आफ्ताब को मेरे घर पे रेजिडेंस पर भेज दिए। और जब मोबाइल में बार बार वो लव कुमार सिंह फोन कर रहा था, वो रिकॉर्ड हो रहा था, पैसे के लिए, और पैसा लेके आओ, कागज दो। और उसी वक्त वो गिरफ्तार हुआ, एफआईआर हुआ, जेल गया। उसी तरह सोनथा का एक ट्रक ड्राइवर, ट्रक मालिक है, उससे एलआरपी में 500 रुपये ले लिया था, ओझा एएसआई बहादुरगंज थाना। मुझे सूचना मिली, मैं गया, डीएम साहब को बोला, 6 होमगार्ड के जवान पर एफआईआर हुआ, निलंबित हुए, जेल गए। और जब मैं एमएलए बना, प्रशांत कुमार थाना प्रभारी थे कोचाधामन के, और वहाँ पर बकरीद का टाइम था, मवेशी सोनथा का एक गाड़ी लेके आ रहा था, वहाँ बैरियर लगा के टिटिया में वो पैसे वसूलने का काम कर रहा था, उसको हमने वहीं पर निलंबित करवाया और जो चौकीदार बख्शी था उसको जेल भेजवाया। उसी तरह से निसार और अखिया जफर, 2 नौजवान जो यूको बैंक कोचाधामन में लोन के लिए अप्लाई किए थे, बेरोजगारी लोन के लिए, उनसे 30% रिश्वत मांगा जा रहा था। मैं रिश्वत के रुपये 40,000 खुद दिया और सीबीआई को बुला के उसको गिरफ्तार किया, उसको जेल भेजने का काम किया। उसी तरह एक रुइया का टीचर है, वो लोगों से जाली सर्टिफिकेट बनाकर वो ठगता था, और जो कोई भी पैसे वापस मांगना था उसको धमकी देता, तुमको SC ST एक्ट में, उसको भी जेल भेजने का काम। ऐसे दर्जनों मामले हैं। और जो लोग सवाल कर रहे हैं इससे पहले भी एमएलए थे, उससे बोल दीजिए कि एक चौकीदार पर भी वो कार्रवाई किया हो। हमने तो इन 6 सालों में दर्जनों ऑफिसर से लेकर पदाधिकारी तक पर कार्रवाई किया ही नहीं, जेल भी भेजा है। और आज भी मैं बोलता हूं, जहां से भी सूचना मिलेगी मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं। तो कुछ दोस्तों का ये था कि हॉस्पिटल में एम्बुलेंस सेवा बराबर नहीं दी जा रही है, लैब की सुविधा नहीं है। तो मैं सर से सवाल नहीं पूछूंगा, बल्कि ये कहूँगा कि जैसे सर बोल रहे हैं कि कोई भी शिकायत हो तो आप हमसे डायरेक्ट कॉल कर सके, कांटेक्ट कर करके आप हमें इत्तला दे सकते हैं। और अगर आप देंगे तो इसमें अच्छी तरह से उस पर ये किया जाएगा और उसका जो भी होगा उसको। सर एक सवाल और है कि आदिल रिजवान साहब सवाल कर रहे हैं, नियोजित शिक्षक को पिछले 2015 से सेवा शर्त नहीं दे सकी है, जबकि सरकार ने लिखित में दिया था कि 3 महीने में शिक्षकों का सेवा शर्त तैयार हो जाएगा। अगर ऐसा ही रहा तो चुनाव के वक्त तक ये लोग सब कोई अपने परिवार को लेकर के आपके अगेंस्ट खड़े होंगे। ठीक है, निश्चित रूप से उनका मांग है, जेन्युइन है, और हम लोग भी उसको समर्थन करते हैं कि पिछले दिनों वो लोग हड़ताल पर थे। और जहाँ तक आप सबको जानकारी होगा, अभी बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त के लिए कमेटी का गठन कर दिया। बहुत जल्द उनके सेवा शर्तों का निर्धारण हो जाएगा और निश्चित रूप से होना चाहिए, मैं उसके समर्थन में हूँ। सर अब कुछ मुद्दे हैं जिस पे मैं बात करना चाहूँगा। उसमें एक्चुअली ये है कि एक दोस्त हैं, उनका कहना ये है कि आप जदयू से हैं और जदयू बीजेपी के अभी संबंधी है, ऐसे में वो आपको वोट क्यों करे? वोट, पब्लिक वोट किसी को एमएलए एमपी चुनता है, मस्जिद का इमाम नहीं, पंडित, किसी मंदिर का पुजारी नहीं। कोई भी एमएलए एमपी मुखिया
जो बनता है तो वो शपथ लेता है कानून का कि हम जो है ईश्वर अल्लाह की शपथ लेते हैं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी द्वेष के। तो हमने भी ये शपथ लिया है, हमने लोगों से संकल्प लिया है कि हम कोचा धामन को आदर्श विधान, उसी पर काम कर रहे हैं। पिछले 14 सालों में 11 साल नीतीश कुमार बीजेपी की मदद से सरकार चलाया है, और अभी जो है बीच में 3 साल महागठबंधन बना, गठबंधन टूटा, और अभी फिर जो है बीजेपी के साथ है। नीतीश कुमार के लिए ये फर्क नहीं पड़ता है कि गठबंधन में कौन है, ठीक है। उसका एजेंडा है न्याय के साथ विकास, कि बिहार के सारे 12 करोड़ लोग को परिवार मानकर रात दिन काम करते हैं। अभी आप देखे होंगे कि पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसको लेकर पूरे देश में आंदोलन हुए, हमारे यहाँ भी हुआ। हमारी पार्टी ने पार्लियामेंट में उसको सपोर्ट किया, लेकिन उसके बरक्स मैंने पहले दिन से ही पार्टी लाइन के खिलाफ जनता के साथ खड़ा होकर उस बिल का विरोध किया, यहाँ तक लेके असेंबली तक। और जितने भी हमारी कौमी और मिल्ली तंजीमें हैं, उनसे मिलकर मौलाना वली रहमानी इमारत शरिया सहित 13 तंजीमों ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक किया और बीजेपी के साथ रहते हुए असेंबली से कानून पास किया कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा और एनपीआर 2011 के तर्ज पर होगा, जो मनमोहन सिंह के टाइम में। तो आपके लिए वो अच्छा है, या जो सिर्फ पार्लियामेंट में बिल फाड़ते हैं और जो है सिर्फ लंबा लंबा छोड़ते हैं, उससे कुछ नहीं होगा? क्या ट्रिपल तलाक बिल रुक गया? तो काम आपका कहां से होगा? बिहार के लोगों की जो चिंता थी, हम लोगों ने पार्टी से लड़ाई लड़कर उसको हल करने का काम किया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि बीजेपी के गठबंधन में रहने के बावजूद भी बिहार के असेंबली से यह प्रस्ताव पारित करना कि यहाँ एनआरसी लागू नहीं होगा, एनपीआर 2011 के तर्ज पर होगा, सीए में जो कोर्ट का फैसला होगा वो सबको मालूम होगा। यहाँ के लोगों की, पूरे देश के लोगों की यही चिंता थी कि एनआरसी के द्वारा यहाँ पर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाएगा। एनपीआर में एडिशनल सवाल दिए गए थे, उनका हल किसने निकाला? जरा आप भी अपने सीने पर हाथ रखकर सोचिए, और लोगों से भी हम बोल रहे हैं। और नहीं, अगर आप यही चाहते हैं कि इन्हीं धार्मिक मुद्दों पर चुनाव हो, तो भाई आप स्वतंत्र हैं, और यही चीज हो भी रहा है। आज से 73 सालों में इस कम्युनिटी के साथ यही हुआ कि उनको धार्मिक मुद्दों में उलझाकर उनको विकास से कोसों दूर रखा गया है। और हम लोग विकास की बात करते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर चलने का बाद मैं कभी भी 2015 में, 14 में या अब भी कभी किसी धर्म विशेष के खिलाफ या कोई ऐसी धार्मिक भावना भड़काने वाली बात मैं कभी नहीं कर सकता हूं। मैं 100 बार हार जाना पसंद कर जाऊंगा, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि दो कम्युनिटी, ये हमारे जो कम्युनिटीज हैं, उसके बीच में दरार पैदा कर, उनकी भावनाएं भड़का कर मैं एमएलए एमपी बनूं। एमडी यासिर अरफात भाई और नौशाद साहब, आप दोनों का सवालों का जवाब बस यही था, क्योंकि दोनों का सवाल सेम था, थोड़ा सा आगे पीछे था, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमारे एमडी अर्श इमरान साहब हैं, इनका कहना है कि आप दोनों बार इलेक्शन जीते और भाजपा के अगेंस्ट से, भाजपा में नहीं रह करके इलेक्शन जीते थे। अब इस बार भाजपा के साथ आपकी पार्टी जुड़ी हुई है, क्या इस बार आप जीत हासिल कर पाएंगे? अब ये तो जनता तय करेगी भाई। मैं जेडीयू में था, 2010 में नौकरी छोड़कर मैं जेडीयू तीर छाप चुनाव निशान था, अब भी मैं जेडीयू में। 2010 में जेडीयू में जब मैं ज्वाइन किया, उस वक्त भी बीजेपी जो है उसके साथ थी। मेरा सिंबल तीर छाप है, मेरा नेता नीतीश कुमार है, बस मैं इतना जानता हूँ। विकास मेरा एजेंडा है, कोचा धामन का सारे मैंने 5 लाख अवाम मेरा परिवार है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं। आज वही लोग सवाल करें जिसके बदन में, जिसका पीढ़ी दर पीढ़ी बीजेपी का झंडा उठा के चला, उसके बदन में बीजेपी का खून दौड़ रहा है। आज उसके बच्चे जो है सवाल उठा रहे हैं कि ये बीजेपी से मिला हुआ है।
तो वही लोग सवाल उठा रहे हैं। जब आप उनके इतिहास जानेंगे उनके, तो उनका पूरा पीढ़ी बीजेपी का झंडा उठाया। सर रेहान हैदर साहब हैं, वो पूछ रहे हैं कि अगर एनडीए बिहार में सरकार बनाती है फिर से, और उस समय अगर नीतीश कुमार जी, क्योंकि वो एक बार पिछले बार ही पलट चुके हैं, क्योंकि वो बोले थे मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन वो भाजपा ज्वाइन किए। अगर ऐसे में फिर से वो अगर एनआरसी जैसी एक काला कानून को अगर फिर से पारित करने की कोशिश करेंगे तो आप क्या करेंगे उस समय? मैंने स्पष्ट रूप से एनआरसी सीए पर जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सभी मीडिया में, अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक टीवी तक में ये न्यूज़ चला है कि कोई भी पार्टी अगर कोई धार्मिक उन्माद को फैलाने का काम करेगा, कोई धार्मिक मुद्दे को, तो उसके लिए मैं जनता के हित में कोई भी कदम, पार्टी पद का मुझे कोई लोभ नहीं, कोई भी कदम उठाने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। और मैंने 6 साल में दिखा दिया है कि मैं जनता के साथ हूँ। ट्रिपल तलाक हो, सीए, एनपीआर, एनआरसी का मामला हो, कि मैं जनता के साथ हूँ, हर हाल में जनता के साथ हूँ। मेरा नेता नीतीश कुमार है और मेरा चुनाव चिन्ह तीर छाप है। मेरा गठबंधन पहले कौन था, अब कौन है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा एजेंडा विकास का है। जब महागठबंधन था उस वक्त भी नीतीश का एजेंडा 7 निश्चय था, और जब महागठबंधन टूट गया तो 7 निश्चय हो गया। यहाँ कानून का राज है, कानून से जो भी करेगा वो चाहे कितने बड़े, उसको नपेगा। उसका उदाहरण है पिछले दिनों रामनवमी के दिन आप देखे होंगे, केंद्र सरकार के एक कद्दावर मंत्री, उनके बेटे जो खुद विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर थे, वहाँ सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की, उनको भी जेल भेजने में नीतीश कुमार पीछे नहीं रहे। इसलिए ये कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा। जो भी दोषी होंगे, चाहे वो कितने बड़े व्यक्ति हों, उस पर जो है कार्रवाई होगी। हम लोगों के विकास के लिए, लोगों की तरक्की के लिए, इलाके की तरक्की के लिए जिम्मेदार हैं। हम कोई धार्मिक मुद्दे को उछलाकर, अभी बहुत सारे लोग, मैं गांव में जाता हूं तो उसको इस तरह से जहन मैंने गंदा किया, कुछ बोले लोकला कुछ है कि बोले गोश्त खावा बंद है जावे। एक लड़का सूरत से है, ठीक है, तो मैं उससे अपना बाबू सूरत और गोश्त खाइस, तो बोले नहीं, तो की बोलते सूरत मुसलमान लोग कुंचोत कमी है, तालीम और बिजनेस हो, आज तक पैसा है उस साल की, कि हमारे इलाके में भी मस्जिद, मदरसों मस्जिदों का ज़्यादा से ज़्यादा चंदा सूरत गुजरात से ही आता है। तो इतना जहन का हम तब उसको समझाए कि भाई 14 साल से नीतीश कुमार है, बीजेपी उसका अलायंस पार्टनर है, जिसमें 3 साल बीजेपी सरकार से, नीतीश कुमार से अलग रहा। तो इन 11-12 सालों की गोश्त खा लो ना, नहीं खा लो, क्या तो बंद कर ले। तो बोले नहीं, हाँ, तो बोलते। तो फिर जो जब देखा हुआ है, आजमाया हुआ, तो कहाँ गोश्त खाने को ले, तो किस तरह से लोगों को जो है बहकाया जाए, तो उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। समझ गए? वो लोग सत्ता के लोभी लोग हैं। हम आज जो लोग ये बात कर रहे हैं, जरा उनका नेता का चाल चरित्र और चेहरा जरा आप जान लीजिए। 2014 तक कांग्रेस के साथ रह के हर चीज का लाभ ले लिए, हर चीज ये कर लिए। आज जब लाभ सब कुछ ले लिए तो उसको बाय बाय कर दिए। और 2014 तक कांग्रेस बहुत अच्छा था,